जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में किस प्रकार की विचारधाराएं फैली हुई हैं और इनसे देशों का निर्माण कैसे होता है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि देश की परिभाषा क्या है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। वर्तमान में दो विचारधाराएं विश्व को प्रभावित कर रही हैं या फिर दो विचारधाराओं का वर्चस्व है। नंबर 1 पे है कम्युनिज्म और नंबर 2 पे है कैपिटलिज्म। हम कम्युनिज्म को एक व्यापक रूप में समझ लेते हैं कि कम्युनिज्म को आखिर एक्सप्लेन कैसे किया गया। इसको जो है सन 1700 और 1800 के दशक में जर्मन फिलोसोफर ने इसको प्रोड्यूस किया था। उनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। ठीक है। इन्होंने जो है दास्ता का अंत करने के लिए, दास्ता जिसको हम कहते हैं बेगारी यानी कि गुलामी उन्मूलन के लिए अपने बुक्स में थ्योरीज दिए थे और समाज में ऊंच नीच, जाति भेद और रिलीजन संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज को एक ऐसे समाज की कल्पना के रूप में विकसित करने की थ्योरी दी थी, जिसे हम साम्यवाद या समाजवाद कहते हैं, जिसमें समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया जाए, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, और कहीं पर भी ऊंच नीच, जाति भेद की जो है कोई भी जड़ न हो। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कार्ल मार्क्स के जो मैनिफेस्टो को। इसको लेनिन के द्वारा अक्टूबर रेवोल्यूशन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। लेनिन भी अपने आप को कम्युनिस्ट मानते थे, कॉमरेड मानते थे, और इनके बाद लियोन ट्रोट्स्की का नाम आता है। लियोन ट्रोट्स्की ये भी बहुत बड़े लीडर थे बोल्शेविक के। दरअसल अक्टूबर रेवोल्यूशन के मेन हीरो लियोन ट्रोट्स्की को ही माना जाता है। इन्होंने ही अक्टूबर 1917 में रिवोल्ट हुआ था ज़ारशाही के विरुद्ध और मेंशेविकों के विरुद्ध, क्योंकि ज़ारशाही तो निरंकुश सत्ता चला रहा था कि किसी को भी कोई राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे। उसके बाद जो मेंशेविकों की सरकार हुई, मई में रिवोल्ट हुआ था, उस टाइम पे मेंशेविक सत्ता में आ गए थे। और मेंशेविकों का भी वही, वो लोग अट्रैक्ट थे अमेरिका की कैपिटलिस्ट सरकार से, पूंजीवादी सरकार से, तो वो भी पूंजीवादी उदारवादी को, लिबरलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। इस वजह से जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट की जो सरकार थी बोल्शेविक की, कॉमरेड्स जो थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने फिर अक्टूबर में रिवोल्ट कर दिया इन सरकारों के विरुद्ध। उसके बाद फिर कई महीनों तक, कई वर्षों तक लंबा संघर्ष चलता है बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में, रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच में। अंत में रेड आर्मी की जीत होती है, जिसे बोल्शेविक वाले चला रहे थे, क्योंकि आरएसडीएपी का बंटवारा हो गया था। जो पार्टी का जिसको लेनिन लीड कर रहे थे, उसका बंटवारा होकर मेंशेविक और बोल्शेविक बन गया था। लेकिन मिलिटेंट फैक्शन का नाम था बोल्शेविक, जो कि उग्र तरीके से अपनी बात को रखते थे सरकार के सामने। तो इस तरीके से दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना रशिया। इसका नाम था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका क्या अर्थ होता है? यूनियन को कहते हैं संघ, सोवियत को क्या कहते हैं? पंचायत, सोशलिस्ट को क्या कहते हैं? साम्यवादी या समाजवादी। समाजवाद की थ्योरी को लेकर के चल रहे थे ना वो लोग, कि सभी को बराबर का अधिकार हो। और रिपब्लिक का अर्थ होता है गणतंत्र।
ठीक है। रशिया, इसका शॉर्ट में आता है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, या फिर रशिया। आर और भी जोड़ सकते हैं, बट इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यूएसएसआर यहीं तक ठीक है। तो दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका है रशिया, ठीक है, 1917 के बाद से। और जो कैपिटलिस्ट है, जो दुनिया का पहला पूंजीवादी देश है, वो अमेरिका है। अमेरिका हमेशा से जो है डेमोक्रेसी का नाम का माला जप रहा है, और अगर वहाँ पे देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो है, लेकिन हमेशा सरकार पूंजीपतियों के हाथ में होती है। जो जितना ज्यादा धनवान रहेगा उसके पास ही सत्ता होती है। जैसे कि हमने जो बाइडेन को देखा, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को देखा। डोनाल्ड ट्रंप के पास कितने बड़े बड़े टावर हैं, ट्रंप टावर के, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वहां पे पूंजीपति लोग ही शासन चलाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि पूरा विश्व कैपिटलिस्ट हो। वो लोग साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, जिस तरीके से फ्रांस ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष रूप से अफ्रीकी देशों, एशियाई देशों को अपना गुलाम बना लिया। और इससे पहले भी वो लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी अपना उपनिवेश बना चुके थे। लेकिन अमेरिका क्या करता है, वो ऐसे डायरेक्ट शासन नहीं चलाता, देशों को कर्जा देता है, देशों को हथियार देता है, और भी बहुत सी चीजें देता है दूसरे देशों को। लेकिन किसमें देता है, वो लोग लोन के जरिए देते हैं, ऐड के जरिए, जिससे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है हमको टैक्स पटाता रहे। टैक्स यानी कि उसका ब्याज पटाता रहे, मूल पटाता रहे, जो हमने बदले में उसको प्रोडक्ट दिया है। और धीरे 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 हम वहाँ पे अपने एयरपोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, वहाँ पे अपने सैनिक अड्डे बनाए, वहाँ पे हम अपने न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर पाए। इस तरीके से अमेरिका 100 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने हथियार, न्यूक्लियर वेपन जो है एक्सपोर्ट कर चुका है। वहाँ पे वो बड़े बड़े सैनिक अड्डे बना चुका है। डायरेक्ट रूप से शासन नहीं कर रहा, लेकिन वो इस सोच, इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है कि पूंजीपति वर्ग के ही हाथ में सत्ता होनी चाहिए, अभिजात्य वर्ग के पास। इस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट देश आज भी है, वो है अमेरिका। और सेम टू सेम अमेरिका तो है ही, लेकिन चाइना पहले माओ जेडोंग के टाइम पे, जो सब स्टालिन, जो अमेरिका रूस के थे, उस टाइम पे माओ जेडोंग भी अपने आप को कम्युनिस्ट बोलते थे। लेकिन आज के डेट में चाइना का हाल ये है कि वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के थोड़े थोड़े आसार दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ भी पूंजीवाद बढ़ चुका है। वहाँ भी समानता न के बराबर है, असमानता फैल रही है। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पुअर्टी देखने को मिलती है, और संपत्ति का समान तरीके से वितरण नहीं है। जैसे कि रसिया में कलेक्टिवाइजेशन हुआ था फार्म्स का, बड़े बड़े फैक्ट्रीज को जो है अपने सरकार के अंतर्गत ले लिया गया था, लोगों को संपत्ति विहीन करके एक बराबर सभी को समान दर्जा दिया गया था। तो इस तरीके से कोई वहाँ पे गवर्नमेंट का काम नहीं दिखता। वहाँ पर भी लोग प्राइवेट तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन पूंजीवादी साम्राज्यवादी वहाँ पर भी आ गया है। जैसे कि चाइना दावा करता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, तो हम इसको लेके रहेंगे। जैसे कि चाइना सी पर भी अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, मलक्का स्ट्रेट जो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है, वहाँ पर भी अपना दावा करता है। जापान को डराता है, साउथ कोरिया को डराता है, और कई ऐसे देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वो भी कैपिटलिस्ट हो गया। और पाकिस्तान में आर्मी गवर्नमेंट है, वहाँ पे फुल तानाशाही है, डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में। बांग्लादेश म्यांमार में भी डिक्टेटरशिप है, वहाँ आर्मी वाले के लोगों के पास सत्ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो देश और दुनिया में बहुत सी खराबियां हैं अभी के डेट में। देश में तो नहीं, हमारे देश में नहीं, बाहर के देशों में खराबियां हैं, और बाहर की दुनिया में खराबी है। और हमारे देश में अगर कोई खराबी हो सकता है तो उसको भी मैं बता देता हूँ
हमारे देश की अच्छी बातों से शुरुआत करता हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। उस टाइम पे गवर्नमेंट चला रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो करंट प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे उस टाइम पे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। और फिर उन्होंने लगभग 17 साल तक राजपाट चलाया, 3 पंचवर्षीय तक। 3 से चौथे में भी आ गए थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। इस वजह से उनके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश का बागडोर अपने हाथ में लिया। उन्होंने चलाया 1 पंचवर्षीय, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। उन्होंने भी अच्छा खासा लंबा 3 पंचवर्षीय चलाया, चौथे में भी उनका डेथ हो गया क्योंकि उनको गोली मार दी गई। तो इस तरीके से हमारे देश की भी सरकारें उथल-पुथल रही, देश की स्थिति भी उथल-पुथल रही। तो जब इंडिया पाकिस्तान का जो है वॉर चल रहा था, तो इस टाइम पे पाकिस्तान का सपोर्ट कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। अमेरिका क्यों कर रहा था पाकिस्तान का सपोर्ट? कि पाकिस्तान में हथियार और पैसे देने के कारण वो तो इंडिया पे अटैक करेगा ही करेगा पाकिस्तान, लेकिन साथ ही साथ जब अमेरिका चाहे तो वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पे अटैक करके जो है सोवियत रूस को, उस टाइम पे सोवियत रूस था, यूएसएसआर, उसको घेरने की प्लानिंग कर रहा था। इस वजह से अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान में वैसे भी कमजोर शासक थे और इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे। ब्रिटेन, फ्रांस, दुनिया के जो उस टाइम पे पावरफुल देश थे, जर्मनी, यूक्रेन, यूक्रेन तो खैर आज़ाद नहीं हुआ था, और भी बहुत से देश, ऑस्ट्रेलिया, वो सब पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में उनको फ़ायदा नज़र आ रहा था। पाकिस्तान छोटा-सा देश, कमज़ोर देश, उसको कर्जा देने के लिए वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, हथियार देने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। मतलब उसको आम की तरह निचोड़ना चाहते थे, उसका रसा निकालना चाहते थे। कोई फोकट में वो लोग मदद नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा था। वो दोनों तरीकों से, दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से, पश्चिम से भी, पूर्व से भी घेरने की तैयारी कर रहा था। साथ ही साथ दक्षिण में भी उसको समुद्र का इलाका मिला हुआ था, तो इस वजह से वो घेरने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन जब भारत सोवियत रूस से, यूएसएसआर से दोस्ती कर लेता है, तो फिर यूएसएसआर से बहुत से विमान हमको मिलते हैं, हथियार हमको मिलते हैं, और फिर जो है 7th फ्लीट भी आता है, जो यूएसएसआर का सबमरीन आता है, और साथ ही साथ बड़े-बड़े हवाई जहाज, बड़े-बड़े जंगी बेड़े आते हैं, न्यूक्लियर वेपन से लैस। तो वो जब हिंद महासागर में आते हैं, तो उस तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस की भी सेना आ रही होती है, जल सेना। तो जब रूस के जो जलीय विमान है, वो लोग जब फायर करते हैं हवा में, रॉकेट और बम फायर करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, तो फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों को, फ्रांस, ब्रिटेन को समझ आ जाता है कि यूएसएसआर अब आ चुका है मैदान में। अगर इनसे हम लोग उलझे तो युद्ध फिर से विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये छोटा सा भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, इसमें हमको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन यूरोप में हमको लॉस हो सकता है अगर फ्रांस और ब्रिटेन पे रूस ने आक्रमण कर दिया, तो इस वजह से वो लोग पीछे हट जाते हैं। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये इन दोनों देशों की लड़ाई में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो, इस वजह से वो लोग भी पीछे हट जाते हैं, और पाकिस्तान को इस तरीके से सपोर्ट न मिलने के कारण पाकिस्तान हार जाता है। तो उसको फिर पूर्वी पाकिस्तान का इलाका अपने हाथ से धोना पड़ता है, और उसको फिर भारतीय आर्मी उसको आज़ाद करके बांग्लादेश बनाती है। ठीक है? उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का झुकाव हमेशा कैपिटलिस्ट की ओर रहा है, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी की ओर, और भारत का झुकाव जो है उदारवादिता, अपने देश में लिबरलिज्म, और साथ ही साथ कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट रहा है। कम्युनिज्म का अर्थ ये है कि समाज में सभी को बराबर नागरिकता की अधिकार, सबको सही से जीने की अधिकार। यही तो हमारे संविधान में भी लिखा है कि हमारे देश को लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणतंत्रात्मक देश बनाने का हम शपथ लेते हैं।
ये संविधान के पहली प्रस्तावना में ही लिखा गया है। तो हर एक जगह पे बीच-बीच में संविधान के हर एक अनुच्छेद में भारत के लोकतंत्र, भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक आधारभूत जीवन जीने के तरीके को लिखा गया है ताकि कोई भी शासक उस बात को भूले नहीं। इसके बाद भी इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अब उनकी क्या परिस्थिति रही इस पर मैं और रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारा देश जो है इसके साथ साथ ही सेकुलरिज्म का भी कहीं कहीं पे ढिंढोरा पीटा जाता है। सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष। अब जो हिंदू धर्म सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं वो एक दो अलग अलग पंथ हैं, 3-4 तरीके के पंथ हैं, वो सब हिंदू धर्म में ही आते हैं। और हिंदू धर्म से जो लोग अलग हो चुके हैं उनको एक तरीके से कहा जाए तो कर्जे के तौर पे उनको यहाँ रहने दिया जा रहा है। वो जब बंटवारा हो चुका था तो उसी टाइम पे वो लोग चले नहीं गए, तो ये उनकी गलती है। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे यहाँ पे दंगे भड़काना ये बहुत गलत बात है। इसका मैं विरोध करता हूँ और देश की जनता भी इसका विरोध करती है। सेक्युलरिज्म जो कि है पंथ निरपेक्ष, पंथ हो या मत हो या विचारधारा हो, अपने तरीके से सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन ये नहीं कि अपने जीने के लिए किसी दूसरे को मार रहे हो, ये भी गलत है। अब ये बात मुसलमानों को कौन समझाए, वो तो कहते हैं कि हमारा सेकुलर इंडिया है, हम जो चाहे वो करें। हिंदुओं को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं का नहीं मानेंगे तो क्या मुस्लिमों का मानेंगे। तो यही चीजें हैं। हमारे देश को एक ही धर्म के अनुसार चलाया जाए, सनातन धर्म के अनुसार, तो ही अच्छा है। और कम्युनिज्म का थोड़ा थोड़ा प्रभाव है हमारे देश में, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक राज्य है तो कुछ लोगों को ये छूट मिल जाता है कि वो देश विरोधी नारे लगाएं। कईयों को भारत माता की जय बोलने में आपत्ति होती है, और कईयों के सामने अगर जय श्री राम बोल दें तो उनको गाली नजर आने लगता है। जैसे ममता बनर्जी को भी जय श्री राम उनके सामने बोल दिया तो वो गुस्सा होने लगी, मुझको गाली दे रहे हो ये बोलने लगी। तो क्या भगवान श्री राम का नाम गाली है? वो लोग खाते यहाँ का है और गाते मुल्ला लोगों का है, पाकिस्तान का। उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और राहुल गांधी उतने बड़े देश के सदन में, उतने बड़े भवन में हिंदुओं को गाली देता है कि हिंदू तो हिंसा करने वाले होते हैं, हिंदू होते ही हैं खराब। इस तरीके से वो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। गवर्नमेंट अगर सजा देने में नाकाम है तो देश के युवाओं को उठ खड़ा होना चाहिए। कोई अगर तुम्हें गाली दे तो क्या करोगे? मारोगे ही। उसके लिए कानून से जाकर के सिफारिश थोड़ी ना करोगे। वैसे भी कानून काम ही कब करता है? कानून तो अंधा ही होता है। टीवी में हमने देखा भी है, कानून के आंख में पट्टी बंधी होती है। कानून वानून कुछ नहीं है, बस अपनी लड़ाई खुद लड़नी है हम सबको। 110 करोड़ हिंदू युवाओं से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आओ, एक रेवोल्यूशन लाओ देश में। और देश में अगर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करनी है तो थोड़ा बहुत तो लाल रंग में रंगना ही पड़ेगा। सॉरी, ये मच्छर की वजह से मेरे शब्द थोड़े लड़खड़ा गए। लाल रंग में रंगना ही पड़ेगा देश को। और हमारा झंडा भी लाल रंग का है, सनातनी का। और साथ ही साथ जो भगवा रंग है वो भी लाल रंग के अंतर्गत आता है। तो इन हरे हरे मुसलमानों को तो रंग देते हैं आज की होली में। इस बार तो मुहर्रम या रमजान और होली दोनों साथ साथ में है, तो इसी को लेकर के बवाल कर रहे थे वो मुल्ला लोग कि होली नहीं मनाने देंगे तुमको, हम मुहर्रम या रमजान जो कुछ भी है ईद वीद वही मनाएंगे। इस तरीके से वो लोग बोल रहे थे स्पीकर्स में, मैंने देखा था मोबाइल और टीवी में। तब योगी जी ने कहा था कि
इनका तो त्योहार साल में 50 बार आता है, 12 महीने में 12 बार तो आ ही जाएगा, लेकिन होली साल में 1 बार आता है, तो होली धूमधाम से मनानी चाहिए। होली हमारा त्योहार है, अगर इनको रमजान मनाने का शौक है तो पाकिस्तान में जाएं, है ना। अपने त्योहार के नाम पे या हमारे त्योहार में ये लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं और फिर दंगा फसाद करते हैं। तो यही आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अमेरिका नाम मात्र का डेमोक्रेटिक है, लेकिन है वहाँ पे भी तानाशाही। तानाशाही कैसे कि हमेशा पूंजीपतियों को ही वहाँ पे राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाता है। अब्राहम लिंकन जैसे तैसे गरीब परिवार से आ गए, लेकिन हर कोई वहाँ पे गरीब को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। लेकिन रशिया में देखो तो व्लादिमीर लेनिन एक सामान्य परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। लियोन ट्रोट्स्की वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से, ज़्यादा अमीर नहीं थे उनके फादर मदर। और हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो जोसेफ स्टालिन थे 1922 से लेकर 1953 तक लगभग 30-28 साल उन्होंने राज किया सोवियत रशिया पे। तो वो तो एकदम गरीब परिवार से थे, एकदम पुअर क्लास से, वो मिडिल क्लास में भी नहीं आते थे। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मो जेडंग वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। गांव में उनके पिता खेती किसानी करते थे और वो धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते चले और देश में जगह जगह पे रिवोल्ट हो रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, यूरोपियंस के विरुद्ध, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और धीरे धीरे फिर उन्होंने 1970 और 60 के बीच में शायद 1949 में उन्होंने स्थापना की एक कम्युनिस्ट स्टेट चाइना की। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें कल के डेट में भी ऐसे नेता, ऐसे लीडर हुआ करते थे जो कि पुअर क्लास से आते थे। और आज के डेट में भी ऐसे उदाहरण है, जैसे पुतिन पुतिन भी कोई बहुत बड़े रिच फैमिली से नहीं आते, वो भी गरीब परिवार से आते हैं। और हिटलर, अडोल्फ हिटलर, उसको तो सब जानते ही हैं कि उसको बदनाम किया गया था कि वो क्रूर है। उससे ज़्यादा क्रूरता की मिसाल तो अमेरिका ने कायम किया है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। अब उसकी भी कहानी बता देता हूँ, ब्रिटेन ने किस तरीके से। ब्रिटेन सबसे पहले कब्जा करता है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में, यानी कि अभी के डेट में जो अमेरिका है, कनाडा है, ये ब्रिटेन के अधीन थे। तो वहाँ पर जितने भी मूल निवासी थे जिनको रेड इंडियन कहा जाता था, उनको पहले तो गुलाम बनाया, लेकिन अगर गुलाम नहीं बने तो सबको गोलियों से भून दिया गया। इतना क्रूरता की हदें पार कर दी उन्होंने। अफ्रीका में जैसे कब्जा किया, उपनिवेश बनाया, तो अफ्रीका में भी नरसंहार किया और ऑस्ट्रेलिया के भी मूल निवासियों को मारा गया। वहाँ भी रेड इंडियन थे, क्योंकि वो लोग इंडिया की खोज करने के लिए निकले थे कि इंडिया उस टाइम पे सबसे अमीर कंट्री था। तो इंडिया ना पहुंच करके वो लोग अमेरिका गए, और वो लोग जब इस साइड में आए घूम करके अफ्रीका से ऐसे, तो पूर्वी इलाके में ही चलने लगे, तो वो लोग पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने नरसंहार किया, इंडोनेशिया में भी नरसंहार किया। तो सबसे ज्यादा नरसंहार फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने कैसे नरसंहार किया? जब वियतनाम का युद्ध हो रहा था तो वियतनाम को उन्होंने जानबूझकर बांट दिया। नॉर्थ वियतनाम वो कम्युनिस्ट के प्रभाव में चला गया, सोवियत रूस के। साउथ वियतनाम को वो चला गया अमेरिका की कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो दोनों को ऐसा लड़ाया, लाखों लोगों का वहां पे बलि चढ़ गया। वैसे ही चीन में भी उन्होंने नरसंहार किया अमेरिका ने, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को लड़ा दिया। पहले कोरिया एक ही हुआ करता था, सिर्फ कोरिया नाम का वो राज्य था, लेकिन अमेरिका के दखल अंदाजी के कारण नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में बढ़ गया, नॉर्थ कोरिया सोवियत रूस के प्रभाव में और दक्षिण कोरिया अमेरिका के प्रभाव में। अमेरिका ने इतने कर्मकांड किए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वैसे ही सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया, सूडान, मिस्र,
बहुत से ऐसे देश हैं जिनका अगर उदाहरण देते लग जाऊं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो वहां पर भी अमेरिका कब तक सपोर्ट करता है किसी देश को, जब तक उसका फायदा हो। अभी के डेट में कम सपोर्ट कर रहा है और आगे आने वाले कुछ महीनों बाद या कुछ साल में वो पूरी तरीके से सपोर्ट करना बंद कर दे यूक्रेन को, क्योंकि उसका फायदा नहीं होगा। इस तरीके से अमेरिका लड़ाता है। वैसे भी अमेरिका कोई दूध का धूला थोड़ी ना है कि वो सच्चाई के साथ चलेगा। वो तो नाम मात्र का डेमोक्रेटिक है। चल रहा है वहां पर भी अमीरों का ही। अमीर लोग अपने तरीके से सरकार बनाते हैं। किसे सरकार में लाना है, किसी ने सरकार में नहीं लाना है, इसका फैसला वो लोग बैठ करके कर लेते हैं। जैसे कि क्यूबा में देखा है हमने। क्यूबा एक छोटा सा पड़ोसी देश है अमेरिका का। वहां पे किस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती अपना मनमाना राज चलाया था। पपेट गवर्नमेंट बना ली थी बैटिस्टा की। उसको फिर फिडेल कैस्ट्रो और चे गुवेरा ने उसको रिवोल्ट के जरिए, रेवोल्यूशन के जरिए उसको उखाड़ फेंका था और अपनी सरकार बनाई थी। तो फिडेल कैस्ट्रो, राउल कैस्ट्रो और चे गुवेरा को उन्होंने मारने का कितना कोशिश किया था, किस तरीके से अत्याचार किया था, तो ये तो जग जाहिर है। अमेरिका के अत्याचार से कोई छूटा नहीं है। कनाडा पे वो किस तरीके से मनमानी राज चलाता है। मेक्सिको को किस तरीके से गरीबी में रखा है। साउथ अमेरिका के देशों को भी उसने दबा करके रखा है। पूरी दुनिया को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है और कर भी रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना है और रूस है और इंडिया है। यही बड़े बड़े देश उसके प्रभाव से छूटे हुए हैं। और बाकी जापान को भी वो अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। वैसे भी तो 2 परमाणु बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा में। आप समझ सकते हैं उनकी क्रूरता को। वही लोग कहते हैं कि कहीं पे युद्ध हो रहा हो तो बगदादी को गाली देते हैं वही लोग कि बगदादी बुरा था। और सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गाली देते हैं और अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट हैं उनको गाली देते हैं। तो वो लोग कैसे शरीफ हो गए? उन्होंने भी तो बम गिराया था ना। आखिर निर्दोष जनता ने उनकी क्या बिगाड़ा था कि उन पर बम गिरा दिया, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। उनकी भरपाई कौन करेगा? जापान की भरपाई। तो अमेरिका किस तरीके से दूध का धुला नहीं है, ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा। और सोवियत रसिया को वो लोग गाली देते हैं। खैर कोई भी, वैसे सोवियत रसिया भी कोई शरीफ नहीं है, लेकिन इंडिया को उसने थोड़ा बहुत साथ दिया है और अभी भी साथ दे रहा है। जैसे कि हथियार हम लोग वहीं से खरीदते हैं। हम का अर्थ हो गया देश खरीदता है, मैंने नहीं खरीदा है। आप आकर चेक कर सकते हैं, मेरे पास हथियार रखने के लिए जगह है थोड़ा बहुत, लेकिन खरीदा नहीं है मैंने। वो सरकार में आने के बाद देखेंगे कि खरीदना कितना है और बनाना कितना है। और हमारे देश का तो हाल मैंने बता दिया आपको कि अभी के डेट में है डेमोक्रेसी, पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लगा दिया था इंदिरा गांधी ने। कई बार इमरजेंसी लगाया, कई बार संविधान में संशोधन किया। ऐसे ही राजीव गांधी ने भी, जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उन्होंने भी देश में इमरजेंसी लगा दिया, सिखों का नरसंहार किया, हिंदुओं का भी नरसंहार किया, जेनोसाइड किया। जगह जगह पे दंगे हो रहे थे। देश की अराजकता का कारण तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस ही है आजादी के बाद से। और विपक्षी दलों के जीतने के बाद भी उनको जानबूझ के सरकार से बर्खास्त कर दिया गया अपने पैसे और पावर के दम पे। देश विदेश में उनको जान पहचान मिल गया था, तो इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण की जो सरकार थी उसको गिरा दिया। मोरारजी देसाई थे, उसको भी गिरा दिया। वो लोग किस भी तरीके से चाहते थे कि उनका एक तरफा शासन, उनके एक परिवार का शासन देश पर बना रहे। इस वजह से उन्होंने जितने भी विरोधी थे अपने, सभी के सभी को खत्म करने का प्रयास किया। और अभी के डेट में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं इंडिया में। पता नहीं वो कौन सा मोहब्बत कर रहे हैं। वो यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन को गाली देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ दुनिया वालों से, देश से। वो जब पिकअप में खड़े होकर के गरीबों के साथ
बताते हुए, गोठियाते हुए चलते हैं तो उनके पीछे फॉर्च्यूनर का काफिला चल रहा होता है आगे पीछे। तो यही क्या उनकी गरीबी है? गरीबी का दिखावा नहीं करते जो लोग असल में गरीबी झेल चुके हैं, जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह। ये लोग गरीब परिवार से आते हैं तो इनको पता है कि गरीब का दर्द क्या है। वो दिखावा कर रहा है, उसको क्या पता चलेगा कि गरीबी क्या है। वो तो ज़्यादातर अपना जीवन विदेश में रहा है, अमेरिका लंदन में पढ़ा है। उसको क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया से। वो तो बस राजनीति करने आया है। देश में अभी सनातनी की आवश्यकता है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म, ये तो बात की बात है, ये तो बात की थ्योरी है। हमारे देश तो पहले भी इससे था ना। पहले भी यहाँ पे गणतंत्र हुआ करते थे। जनपद, पार्षद, विधायक, इन सभी के चुनाव पहले भी हुआ करते थे। आज की डेट में एक फुल प्रॉपर व्यवस्था बना दी गई है भाजपा सरकार के द्वारा। तो अभी की डेट में हर किसी को इन्फॉर्मेशन हो चुका है कि डेमोक्रेसी है। बट ये डेमोक्रेसी पहले भी हुआ करते थे, पहले भी गणराज्य थे हमारे देश में। जनपद काल में छूट थी पहले भी, बल्कि आज से ज़्यादा स्वतंत्रता थी पहले के डेट में। आज से अच्छी अर्थव्यवस्था थी, आज से अच्छे पावरफुल कंडीशन में थे। आज के डेट में जैसे चौथा पावरफुल कंट्री है तो पहले नंबर पे हुआ करता था। अगर फिर से नंबर 1 बनाना है तो फिर सनातन की ओर हमारे देश को लेके जाना है। चाहे इसके लिए शांति का मार्ग तो ठीक नहीं है। शांति का मार्ग पहले अपना चुके पहले के बहुत से लीडर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण जी। ये लोग विफल हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी। और अभी की डेट में थोड़ा बहुत शांति का पहल कर रहे हैं मोदी सरकार जी, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक रेवोल्यूशन हो, देश का हर एक नागरिक जुड़े जो अपने आप को सनातनी मानता है। और फिर करना क्या है तो आपको पता ही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।